दोस्तों, आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, वो हमने पाचन तंत्र पे तो बनाए हैं, पर पाचन तंत्र में कौन सी मेडिसिन यूज होगी दोस्तों, मैंने उस पर वीडियो बनाए हैं। आज हम पहले समझ लेते हैं कि जैसे हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व रहते हैं वो ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, और आखिर ये डाइजेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, इसके क्या क्या प्रोसेस हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डाइजेशन होता है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो सभी लोगों के लिए है, कोई भी चाहे गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर साबित होगा। मैं खुद बायोलॉजी बीएससी हूँ, तो दोस्तों इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो से ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है वो बता दूं। क्योंकि देखो, जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको जब तक छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जाएगा तब तक हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उससे जो रस नहीं बनेगा सही क्वालिटी का। अच्छा भाई, रस तो तभी बनेगा भैया जब अच्छे से ब्लड, हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा। जब अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो उसमें अच्छी क्वालिटी का रस बनेगा। अब जब अच्छी क्वालिटी का रस बनेगा दोस्तों, तभी तो उससे ब्लड बनेगा। ठीक है, जब वो बनेगा ही नहीं, रस अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसमें रस नहीं बनेगा। अच्छा, रस नहीं बनेगा तो दोस्तों क्या ब्लड बनेगा, ब्लड की फिर कमी होगी, फिर दुनिया भर के विकार रोग पैदा हो जाएंगे। तो क्योंकि हमको जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारे आहार पर ही डिपेंड है, हमारे फूड पे डिपेंड है। तो इसलिए दोस्तों डाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम जो चीज़ खाते हैं वो हमारे ब्लड में जाती है, कैसे ब्लड बनता है, वो चीज़ को हम समझेंगे आज। तो पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे दोस्तों। ये डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके का होता है, मैकेनिकल और केमिकल। ये मैकेनिकल भैया क्या होता है, ये जब हम भोजन मुंह में लाते हैं, फूड खाते हैं यानी खाना को खाते हैं जब हम, तो पहले मुंह में जाता है, और मुंह में क्या करता है, हमारे दांत हैं, हमारी जीवा है, सेलिवरी ग्लैंड है, ये इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में दोस्तों तोड़ देती हैं। तोड़ने के बाद ये जब तक कि फूड पाइप के माध्यम से स्टमक में जाने लायक नहीं हो जाए तब तक इसको यहाँ मथा जाता है। ठीक है, मथने के बाद ये लुगदी जैसी, इसको काइम बोलते हैं, तैयार हो जाता है। तो ये हमारे फूड पाइप के माध्यम से दोस्तों हमारे स्टमक में आता है। देखिए, अगर डाइजेशन को मैं पूरा आपको समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक एक एंजाइम कहाँ कहाँ पे क्या क्या फंक्शन करेगा, वो अगर मैं आपको एक एक एंजाइम की एक एक क्रिया बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा दोस्तों। इसलिए आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारी जो लार ग्रंथियाँ हैं उनमें 3 तरीके के एंजाइम्स रहते हैं। एक टाइलिन एंजाइम होता है, एक पेप्सिन एंजाइम होता है, एक एमाइलेज एंजाइम होता है। ये क्या काम करते हैं, जो पेप्सिन एंजाइम है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट को, सॉरी, जो टाइलिन एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट को गलाने का काम करता है, मीन्स तोड़ने का काम करता है, ताकि आगे और ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना हो, हमारे आगे के जो अंग हैं, आर्गन हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। तो टाइलिन पहले ही क्या, और टाइलिन का जो नेचर होता है, जो इसकी क्रिया होती है वो क्षारीय होती है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए तुमने कोई एसिडिक चीज़ हमने खा ली, तो एसिडिक चीज़ यानी कि अम्ल नेचर की, ज़्यादा अम्लीय था, तेजाब ज़्यादा था उसमें, तो पेट में नुकसान नहीं करेगा। तो ये टाइलिन क्या करता है, उसको क्षारीय कर देता है दोस्तों, ताकि वो अम्ल ज़्यादा हमारी आंतों में जा करके नुकसान ना करे, वो एसिड जो हमने ज़्यादा बाहर से खाया है। और एसिड क्या होते हैं जनरली आप सभी लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता दूंगा। तो एसिड ज़्यादा नुकसान ना करे तो टाइलिन उसको क्षारीय कर देता है, और उसके बाद खाना वहाँ से। अब ये जो टाइलिन है वो कार्बोहाइड्रेट पर विशेष काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या, ये डेक्स्ट्रिन में बदल देता है, और डेक्स्ट्रिन उसके बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, उससे आगे परिवर्तन नहीं होता है। फिर ये क्या होता है, आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर खाना जो है ना, फूड पाइप के माध्यम से, फूड पाइप को दोस्तों टेक्निकल अगर बायोलॉजिकल बात करेंगे तो ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस के माध्यम से स्टमक में आता है। स्टमक में क्या होता है, वहाँ पाचन होता है, वहाँ जठर रस निकलता है, क्योंकि जठर रस जो आमाशय की श्लेष्मल कला की जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे क्या होता है, हमारा जठर रस उत्पन्न होता है। और जठर रस में 2 विशेष टाइप के रस होते हैं, जिनको दोस्तों HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन कहते हैं दोस्तों। वहाँ पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। पेप्सिन की क्रिया प्रोटीन पर दोस्तों होती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी हेल्प करता है। पेप्सिन की जो क्रिया है वो प्रोटीन्स पर होती है, और इसमें HCl जो है उसकी सहायता करता है। ठीक है, इसमें लार के टाइलिन एंजाइम की भी जो क्रिया, जो लार यहाँ से जो लार में टाइलिन एंजाइम फूड में मिक्स होकर आया था स्टमक में, वो तब तक चलती रहती है। वो जो क्षारीय प्रक्रिया है जो तब तक चलती रहती है जब तक लार का सारा क्षार, ठीक है, आमाशय के आम्लिक रस द्वारा उदासीन ना हो जाए, क्योंकि क्षार का भी न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। वो उदासीन नहीं होगा अगर, तो फिर
उसमें से किसी भी तरीके का अच्छा रस नहीं बनेगा, वो प्रोटीन्स सेपरेट नहीं होंगे, वो जो कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह है वो सेपरेट नहीं होगा, इसलिए उसको उदासीन बनाया जाता है दोस्तों। ये काम कौन करता है दोस्तों? जठर रस में, यानी कि आमाशय के आमाशयी रस द्वारा, ठीक है, इसको क्षारी से उदासीन किया जाता है, जो इसका क्षार प्रोसेस होता है जो मुंह से होके आया था यहाँ तक। अब जठरी रस की क्रिया द्वारा प्रोटीन से पहले दोस्तों मेटा प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? ये जो जठरी रस जब अपना काम करता है तो क्या होता है, इसमें एक पेप्सिन मैंने बताया कि HCl रहता है, तो प्रोटीन से पहले दोस्तों मोटा, जो अपना मोटा मोटा अगर बात करूं मैं, तो जो प्रोटीन है मेटा प्रोटीन में चेंज हो जाती है, बदल जाती है, और यह बाद में प्रोटियोजेज में चेंज हो जाती है। प्रोटियोजेज फिर पेप्टोन में टूट जाते हैं। पहले क्या था, प्रोटीन मेटा प्रोटीन में चेंज हो गई, फिर मेटा प्रोटीन पर जठर रस का और थोड़ा काम होता है, तो ये जो मेटा प्रोटीन है प्रोटियोजेज में चेंज हो जाती है। प्रोटियोजेज जो हैं वापस पेप्टोन में टूट जाते हैं। इसके बाद कोई क्रिया नहीं होती, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है आमाशय के अंदर। और जठरी रस में दो और एंजाइम होते हैं दोस्तों, एमाइलेज और लाइपेज। ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को गलाने का काम करते हैं, और लाइपेज फैट को गलाने का काम करते हैं, माने वसा को गलाने का काम। इसमें वसा को फाड़ने वाला एक एंजाइम रेनिन भी होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने दूध पिया, दूध को फाड़ने का काम कौन करेगा? वो रेनिन एंजाइम करेगा, ठीक है। तो ये दूध क्योंकि फैटी होता है, तो दूध को फाड़ने का, फैटी माने मतलब वो वसा वाला हो जाता है, तो उसमें फैट ज़्यादा होता है, इसलिए वो रेनिन एंजाइम क्या करता है, एक्स्ट्रा जो फैट है उसको गला देगा। एक्स्ट्रा फैट को गलाने का काम ये रेनिन एंजाइम करेगा। और जठरी रस का जो सीक्रेशन है, जो स्राव है, वो जो दोस्तों है नर्वस सिस्टम के अधीन है, माने तंत्रिका मंडल के अधीन है। जैसा वहाँ सिग्नल जाएगा उतनी क्वालिटी में और उतना ही कम और ज़्यादा, मतलब अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ खाई, वस्तु खाई, और जो आमाशय में पहुँची, अगर तंत्रिका मंडल को सिग्नल ना जाए तो फिर वहाँ से अच्छा क्वालिटी का रस नहीं निकलेगा, तो आपका फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, हजम नहीं होगा। आप गहराई से समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लंबी बात ना करके। अगर मैं लंबा करता जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब अग्नाशय में पाचन होता है। अब ये होता क्या है दोस्तों, ये जो फूड यहाँ पर यानी आमाशय की बात कर रहे थे, आमाशय से डाइजेस्ट होने के बाद दोस्तों फिर प्रोसेस चालू होता है आगे ग्रहणी में। आमाशय से फूड जो है ग्रहणी में आता है, ग्रहणी को ड्यूडेनम कहते हैं। ये ड्यूडेनम यानी छोटी आंत में आता है। अच्छा क्या है कि ये जो पाचन से अग्नाशय और यकृत यानी लीवर, यानी पैंक्रियाज और लीवर का बहुत बड़ा और घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये ही शरीर की सबसे बड़ी बिग डाइजेस्टिव ग्लैंड बोली जाती हैं। बहुत संबंध है। पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस बनता है, अग्नाशय रस बनता है। ये बहुत ही प्रबल और पाचक रस है, बहुत प्रबल पाचक रस होता है, जिसकी क्रिया प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों पर होती है। जो पैंक्रियाज में रस बनता है ना दोस्तों, इसकी क्रिया जो है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों पर होती है, तीनों पर इसका काम होता है। इसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं के द्वारा होता है। जो अग्नाशय है उसकी जो ग्लैंड्स हैं उनसे ही इस रस का सीक्रेशन होता है। अब होता क्या है, अग्नाशय से, अब ये इसका निर्माण अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा होता है, और अग्नाशय से निकलकर एक डक्ट के माध्यम से, एक वाहिनी के, एक नली के माध्यम से ये ग्रहणी में पहुंचता है। अग्नाशय में जो रस बनेगा दोस्तों, वो कहाँ से निकलकर और कहाँ जाएगा? तो दोस्तों अग्नाशय में जो रस बनेगा वो एक वाहिनी यानी डक्ट यानी नली के द्वारा ग्रहणी में धीरे धीरे गिरेगा, पहुंचता रहेगा। और पित्ताशय से पित्त को लाने वाली वाहिनी इस अग्नाशय वाहिनी से निकलकर सामान्य पित्त वाहिनी यानी बाइल डक्ट बन जाती है। देखो पहले बात को समझो, ये क्या कह रहे हैं, अग्नाशय से निकलकर एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है, और पित्ताशय यानी जो गाल ब्लेडर होता है उससे पित्त को लाने वाली, जो गाल ब्लेडर से मतलब पित्त रस को ग्रहणी में लाती हैं, वो लाने वाली जो वाहिनी है, ठीक है, वाहिनी इस अग्नाशयी वाहिनी से, जो अग्नाशय से रस निकल रहा है और गाल ब्लैडर से, ये आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं उसी के मुख द्वारा, मतलब आपस में पित्त वाहिनी यानी बाइल डक्ट बन जाती हैं। अग्नाशयी वाहिनी और गाल ब्लैडर की जो वाहिनी है, बाइल डक्ट हैं, वो आपस में जुड़ती हुई
ये क्या लास्ट में क्या हो जाती हैं, ये बाइल डक्ट ही बन जाती हैं और उसी के मुख द्वारा अग्नाशय और पित्त दोनों रस गृहिणी में पहुंचते रहते हैं। उसी के मुख द्वारा, उसी के माउथ से अग्नाशयी रस और गाल ब्लेडर का जो रस है वो दोस्तों गृहिणी में गिरता रहता है, ठीक है, पहुंचते रहते हैं। अग्नाशयी ग्रंथि उदर में बाईं ओर आमाशय के पीछे स्थित होती है। ये जो अग्नाशयी यानी कि जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है वो दोस्तों उदर यानी पेट के बाईं ओर आमाशय के ठीक पीछे स्थित रहती है, मतलब सिचुएटेड होती है। इसका बड़ा सिर गृहिणी के मोड़ में रहता है और उसकी पूंछ बाईं ओर प्लीहा तक होती है। आमाशय रस की प्रबल क्रिया, जो आमाशय रस है उसकी प्रबल क्रिया प्रोटीन पर होती है। उससे प्रोटीन बिना फूले ही घुलने लगता है। इस रस की क्रिया क्षारीय होती है। इस कारण पहले क्षारीय मेटा प्रोटीन बनती है और फिर मेटा प्रोटीन से प्रोटियोज बनते हैं। प्रोटियोज फिर प्रोटीन में बदल जाते हैं। अंत में पेप्टोन के विभंजन से एमिनो एसिड बनते हैं दोस्तों। जब प्रोटीन का विभंजन होता है, किण्वन होता है, तो क्या होता है दोस्तों, एमिनो एसिड बनते हैं जो प्रोटीन के पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं। जब प्रोटीन कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाती है तभी एमिनो एसिड बन जाते हैं, मीन्स एमिनो अम्ल बन जाते हैं। यही फूड के पाचन की अंतिम यूनिट होते हैं दोस्तों, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो हैं प्रोटीन के पाचन होने के बाद बनते हैं, तभी ब्लड उनको एब्जॉर्ब कर पाता है, नहीं तो नहीं एब्जॉर्ब करता। वो रस जो है फिर ब्लड में छोड़ दिया जाता है, जो पचते पचते लास्ट एमिनो एसिड में आ जाता है। उसके बाद ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बस डाइजेशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अग्नाशय रस के स्राव पर तंत्रिका मंडल का कोई भी, नर्वस सिस्टम का कोई अधिकार नहीं होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि उससे उसकी क्रिया कम और ज़्यादा हो जाए। आमाशयी रस पे तो तंत्रिका मंडल का अधिकार है, पर अग्नाशयी रस पे कोई तंत्रिका मंडल, कोई नर्वस सिस्टम का अधिकार नहीं है, जिससे कि उसकी जूस सीक्रेशन यानी रस सीक्रेशन की क्रिया धीमी या तेज हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। अगर मैं लॉन्ग करता तो दोस्तों उसके लिए तो 2-3 दिन चाहिए, उसके लिए क्लास चाहिए दोस्तों। 1 घंटे का क्लास कम से कम 1 दिन और 3 दिन 4 दिन लगेंगे आपको केवल डाइजेस्टिव सिस्टम समझाने में। दोस्तों आपको मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं वीडियो बनाता हूं केवल हमारे आयुर्वेद प्रचार हेतु। मैंने आपको मॉडर्न तरीके से भी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है बता दिया। अगली बार हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आयुर्वेद के अनुसार कैसे काम करता है वो हम बात करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आयुर्वेद प्रचार हेतु आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारे आयुर्वेद का प्रचार हो। आपने वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार बहुत कर लिया, आप कम से कम अपने देश की जो संपत्ति है उसको भी तो थोड़ा आगे बढ़ाना है दोस्तों। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले कि आपने मेरे वीडियो को कितना देखा और मेरे चाहने वाले कितने लोग हैं दोस्तों। मैं खुद ही मॉडर्न एजुकेटर हूँ, मैंने भी मॉडर्न एजुकेशन ही लिया है, परंतु मैंने अपने ऋषियों के सारे ग्रंथों को बहुत स्टडी किया। मेरे दादाजी से मैंने सीखा है, वेद आदि शास्त्रों को, आयुर्वेद को, या जितने भी हमारे ग्रंथ हैं मैंने सबको बहुत स्टडी किया और पाणिनि व्याकरण आदि का भी बहुत स्टडी किया। इसके आधार पर ही मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने ऋषियों की जो एजुकेशन है उसको संसार के सामने लाऊंगा और बताऊंगा लोगों को कि हमारे यहाँ से ही चोरी कर करके तुम लोग आगे बढ़े हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं था। हमारी ही कल्चर, हमारी ही विद्या को लेकर के तुमने कुछ नया मॉडिफाई करके उसमें कुछ नए नाम जोड़ दिए और कह दिया कि ये हमने खोज निकाला। ये सब हमारे पास था दोस्तों। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।